अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है, हमारा मौजू है, वह है इसकी शरीयत की नज़र में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है या पिरामिड स्कीम होता है या नेटवर्क मार्केटिंग या इस जैसी दूसरी जो चीज़ें होती हैं, वो किस हद तक जायज़ है, कितना करना चाहिए, मुसलमानों को कितना ज़्यादा या कितना कम इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये जो मौजू है ये बिल्कुल अलग है, नया है, और आम तौर पे हम कोई भी फ़िक़ही जो बहस होती है उस पर हम कोई वीडियोस नहीं बनाते हैं, क्योंकि उतना इल्म मेरे पास जो है वो नहीं है। इसीलिए हम ज़्यादातर फोकस दरसी चीज़ों पर ही करते हैं। यहाँ पर ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह की स्कीम में शामिल हो गए हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसको हम जायज़ है या नहीं, हम इसमें शामिल हो या ना हो। और कुछ हमारे उलमा भी हैं जो इसके अंदर शामिल हो गए थे, तो वो उन्हीं का हवाला देते थे। एक बात मैं पहले यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि मैंने जब यहाँ पर कहा कि कुछ उलमा उसके अंदर दाखिल हो गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये जायज़ नहीं है, तो आपका जहन फिर इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि उनको समझ में नहीं आया। हर आदमी को हर चीज़ नहीं बताई जाती है जिस वक्त वो जुड़ते हैं या सारी चीज़ें। तो हम अभी फ़िलहाल हराम और हलाल का जो टैग है उसको अलग रखेंगे। हम अभी इस पर बात नहीं करेंगे कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस्लाम की नज़र में ये हराम है या हलाल है, बल्कि हम सिर्फ इन बहस को समझेंगे। इस्लाम में जो मार्केटिंग के उसूल बताए गए हैं, इस्लाम में बिज़नेस के जो उसूल बताए गए हैं, तिजारत के जो उसूल हैं, उसको हम समझेंगे और उसके बाद इसका जो है एक हम मुकाबला करेंगे और देखेंगे, तो आप ख़ुद नतीजे पर निकल जाएंगे कि ये चीज़ें मुनासिब है या नहीं, सही है या गलत है। तो मैं ना किसी चीज़ को अभी जायज़ कहने जा रहा हूँ ना नाजायज़। मैं जितना समझ पाया हूँ सिर्फ उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ये तीनों जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, MLM स्कीम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम या नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों में सबसे कॉमन जो बात है, जो आम बात है, वो ये होता है कि इसमें कोई एक होता है जिससे कुछ निकल जाते हैं और लोग, फिर इनको कहा जाता है कुछ और लोग इसमें साथ आ जाएं, फिर ये लोग भी जोड़ना शुरू करते हैं लोगों को। इसीलिए इसको मल्टी लेवल कहा ही जाता है। यानी जो पूरा बिजनेस होता है, सेटअप होता है, वो किसी एक के हाथ में नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली हर एक जो पार्टिसिपेंट है, जो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं, उसका असर उस पूरे बिजनेस मॉड्यूल पर पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, वो तीनों में कॉमन है। एक होता है, उससे फिर दो, 4, 5, 6 इस तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और ये पूरा एक चेन जो है वो बनता हुआ चला जाता है। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इस वजह से कि ये चीज़ें इल्लीगल मानी जाती है। पिरामिड स्कीम, इसमें ये होता है कि इस एक आदमी ने इससे कहा कि भाई आप कुछ पैसे लगाइए, इन्वेस्ट करिए मेरे पास। इनसे भी कहा कि आप भी कुछ इन्वेस्ट करिए। इन्होंने मान लिया, इन्वेस्ट करके इस साहब को पैसा दे दिया। फिर इन साहब को कहा जाता है कि आप ज़रा कुछ और लोगों को भी जोड़ लीजिए, ताकि जब वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया है उसका कुछ कमीशन जो है हम आपको देंगे। इनको कहा जाता है। तो अब क्या होगा, ये लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकी कंपनी में, उसका कुछ कमीशन ये जो है वो इनको दे देंगे। इन्होंने भी, ये भी जुड़े थे डायरेक्टली इनसे, तो इनको भी वही बात कही जाती है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को जोड़िए ताकि हम आपको कमीशन दे सकें।
इनको भी ये कहा जाता है कि आप इन सब को बता दीजिए कि आप लोग भी जो हैं वो कुछ लोगों को जोड़िए ताकि हम आप लोगों को कुछ पैसा दे सकें, कमीशन दे सकें। और इस तरीके से हर जुड़ने वाला दूसरे जुड़ने वाले को कहता है कि आप जोड़िए, आप जोड़िए, और इस तरीके से ये पूरा बनता है। तो पिरामिड स्कीम जो है, मैंने जो अभी बताया, इसमें क्या होता है कि सिर्फ पैसा का लेन देन होता है, यानी पैसा देकर के आप जुड़ते हैं, फिर दूसरे को कहा जाता है जुड़ने, और एक आदमी उसको इन्वेस्ट करता है, उसके कुछ रिटर्न को या उसके कुछ इनकम्स को वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों में। हालांकि ये चीज़ें अब इलीगल हैं क्योंकि ये एक तरह का जुआ हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली एक तरह का जो है वो फ्रॉड भी है ये एक्चुअली में। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप एक से पैसा ले, बहुत सारे लोगों से पैसा ले रहे हैं और उन्हीं का पैसा कम करके उनको वापस दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि अब तुमको अपना पैसा चाहिए तो तुम क्या करो कि और लोगों को जोड़ो, ताकि तुम जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तुम्हारा पैसा जो तुमने इन्वेस्ट किया था वो भी तुमको मिल जाएगा, और बाकी जो उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका भी कुछ कुछ पैसा तुमको मिलता जाएगा। अभी एक आम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि वहाँ एक फिक्स्ड रिटर्न होता है। आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आप अगर किसी कंपनी को दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ये करता है कि एक फिक्स्ड रिटर्न आपको देता है कि आपको 3 4 साल 5 साल में आपको इतना रिटर्न जो है इससे आ जाएगा। वहाँ अर्निंग फ्लक्चुएट इस चीज़ पर नहीं कर रहा होता है कि आप और लोगों से इन्वेस्टमेंट कराइए तो हम आपको ज़्यादा ही रिटर्न देंगे। यहाँ वो चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ क्या इसको आमतौर पर अक्सर कंट्री में, इंडिया में भी इसको इलीगल माना जाता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो इस तरह की कुछ कंपनियां होती हैं जिनको ये बात मालूम। अब हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ जब कोई चीज़ इलीगल होता है तो उसको लीगल करने का तरीका निकाल लिया जाता है। कोई चीज़ अगर इलीगल हो, बैन कर दिया गया हो, तो उसको लीगल करने का बहुत सिंपल प्रोसेस यहाँ के लोग निकाल लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो कंपनियां पहले ये MLM कर रही, ये पिरामिड कर रही थीं, उनको जब ये लगा कि अब ये चीज़ें तो इलीगल हैं, तो उसका एक जायज़ तरीका, लीगल तरीका है MLM स्कीम। इसमें यह होता है कि कंपनी आपको ये नहीं कहती है कि आप हमको पैसा दीजिए, आप पैसा इन्वेस्ट करिए। कंपनी आपको ये कहती है कि आप हमारे पास से कुछ सामान, हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीद, चाहे वो तेल, साबुन, कोई भी चीज़ हो, वो हमसे ख़रीद लीजिए। जैसे ही आप खरीदेंगे आप हमारे मेंबर हो जाएंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा, और फिर अब आप दूसरे लोगों को भी कहिए कि आप हमसे खरीदिए, और जब भी आपको सामान खरीदना हो आप हमसे खरीदिए। तो अब क्या होगा कि जब ये आदमी इनसे इनको कुछ पैसे देकर इनसे सामान लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, अब इसने कहा कि भाई आप भी कुछ सामान ले लीजिए, आप भी कुछ सामान ले लीजिए, आप भी कुछ सामान ले लीजिए, तो इन तीनों के परचेस का कुछ कमीशन जो है वो इसको मिल गया जोड़ने का। अब इन तीनों को भी ये ड्यूटी मिलता है कि अगर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट निकालना है या प्रॉफिट चाहिए आपको आगे, तो अब आपको भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि तरीका बिल्कुल वही है, बस फर्क क्या है कि यहां डायरेक्टली आपसे पैसा मांगने के बजाय आपको कहा जा रहा है कि आप मेरा सामान खरीद लीजिए, और आप जितना ज़्यादा हमसे सामान खरीदेंगे या आपका जितना लोग आपके थ्रू जुड़े हैं वो जितना ज़्यादा हमसे सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तरीका समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखिए, इसके लिए फिर ये क्या करते हैं उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ कुछ चीज़ों में, क्योंकि इन चीज़ों को समझना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये चीज़ें जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसका पूरा मॉड्यूल जो होता है, उसका जो पूरा एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, वो पब्लिकली बहुत ईजिली समझ में आने वाली होती है, जो लीगल और आसान होता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि खुद जो लोग जुड़े होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ में जुड़ रहे हैं, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी को इनकम कैसे हो रहा है, अर्निंग कैसे हो रहा है, इस कंपनी को फ़ायदा क्या हो रहा है, बल्कि हर आदमी को अपनी उसमें मैं उसको आगे आता हूँ, समझाता हूँ, आप समझिए। अब ये जो मैंने आपको बनाया है ट्रायंगुलर शेप, इसमें समझ, इसमें क्या होता है, एक जो आदमी होता है वो उसको बहुत बेनिफिट होता है, वो बहुत अमीर होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये एक आदमी जो उसमें जुड़ा हुआ था पहले, उसको बहुत इनकम हुआ, उसके बाद जो करीब के लोग थे उसको भी थोड़ा थोड़ा उससे इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी वो अमीर बन गया। तो एक को आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा मालदार,
दूसरा जो है उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे भी थोड़ा कम, इस तरह के हो गए जो शुरू में जुड़े हुए हैं वो। बाकी जितने भी लोग छोटे छोटे जिन शुरू में जुड़ते गए हैं लास्ट में, ये बहुत, इनकी तादाद ज़्यादा होती है और इनकी जो अर्निंग होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बहुत गरीब ही होते हैं। और यह बहुत बार ऐसा होता है कि इन्होंने जो स्टार्टर पैक खरीदा या इन्होंने जो कुछ शुरू में जो तेल साबुन वगैरह खरीदा, वो भी पैसा इनको रिटर्न नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हो सकता है कि ये लोग अब आगे किसी को जोड़ ना पाए हो, जिस तरीके से ये लोग जुड़ गए हो वो किसी को जोड़ ना पाए हो। तो उससे अब ये होता है कि यहाँ कुछ लोग तो बहुत वाकई में बहुत अमीर हो जाते हैं जो शुरू से जुड़े हुए होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। बाकी जो लोग होते हैं जो नीचे जुड़े हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक और कमज़ोर होते हैं। ये हो गया इनका बिजनेस। यानी ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है, होता है। ये बात मैंने आपको यहाँ क्यों समझाई है उसको भी अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। इंसान के नफ्सियात के अंदर बढ़ोतरी डाली गई है। इंसानी जो मिजाज है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। वो जज्बा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बट आगे बढ़ने का जज्बा होता है और हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। ये कंपनियां इंसान के उसी नफ्सियात का बहुत बखूबी इस्तेमाल करती है। ये क्या करती है कि जब इससे कोई जुड़ता है तो ये कंपनी कहती है कि आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हुआ है और हम आपको कुछ बैचेस देंगे। बैच क्या होता है? वो एक अचीवमेंट प्रोसीज बैच होता है। यानी उस बैच में आपको ये बताया जाता है कि आप अभी सिल्वर लेवल पे हैं या आप गोल्डन लेवल पे हैं या आप प्लेटिनियम लेवल पे हैं या आप डायमंड लेवल पे। इस तरह के बैच दिए जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि जैसे जैसे आपका बैच आगे बढ़ेगा आपकी कमीशन और इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जब इंसान देखता है कि अरे अच्छा अभी हम एक सिल्वर लेवल पे थे, उससे आगे बढ़ कर के हम गोल्ड लेवल पे आ गए हैं और आगे अभी हमको दो और बचा हुआ है, एक प्लेटिनियम और एक डायमंड बचा हुआ है, तो उसके अंदर एक अंदरूनी जज्बा पैदा होता है कि जल्दी से जल्दी हम इस प्लेटिनियम को या डायमंड को हासिल कर ले। तो वो और लोगों को इसमें जोड़ना शुरू कर देता है ताकि इसका जो इनकम है वो बढ़ जाए और इसको बैच ज़्यादा मिल जाए। एक तो ये नफ्सियात का इस्तेमाल हुआ। दूसरा नफ्सियाती इंसान का जो होता है वो ये होता है, इंसान के सामने हमेशा कोई आइडियल होना ज़रूरी होता है जिससे वो इंस्पायर होता रहे, इंस्पिरेशन लेता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में, कि जब उसका हिम्मत टूट जाए, हौसला टूट जाए, अब वो ज़िंदगी में कुछ करने की ताकत नहीं रख पा रहा है, तो उसके सामने कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसे लोग हों जो उसको इंस्पायर करे ताकि वो बुलंद हिम्मत उसके अंदर फिर वापस आ जाए। इसका ये बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, शुरू में जो लोग इनसे जुड़े हुए थे उनको ये लेकर के आते हैं और उनकी अर्निंग्स को ये पब्लिकली दिखाते हैं कि देखो ये लाखों में कमा रहा है, अभी हमने इसका 50 लाख का चेक काटा इस महीने का, या हमने 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख का चेक काटा, या 1 करोड़ का चेक हमने इस महीने इनका काटा है, देखो ये कितना आगे है। उसके बाद कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी लाई जाती है इनके सामने। जैसे देखिए, मैं पहले ऑटो ड्राइव कर रहा था और उसके बाद जो है मैं इस कंपनी से जुड़ा और 3-4 साल में आज मेरी अपनी खुद की गाड़ी है। मैं पहले जो है वो टैक्सी चला रहा था या मैं पहले कुछ वेटर था। इस तरह की कुछ स्टोरीज लाई जाती हैं और टाइम टू टाइम इसके सारे जुड़े हुए लोगों को या एटलीस्ट जो एरिया वाइज जो लोग मेन है उनको बुलाया जाता है और उस मीटिंग में उनको शामिल कराया जाता है ताकि वो उन लोगों की अचीवमेंट को देखकर इनके अंदर एक हिम्मत आए कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये इतना आगे बढ़ गया तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो गोया कि वो एक तरह का एनर्जी होता है जो वहाँ उनको दे दी जाती है ताकि वो आगे और अच्छे तरीके से काम कर सके। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है, इन कंपनी का अक्सर जो लोग टारगेट बनते हैं या ये लोग जिनको ज़्यादातर टारगेट करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हाउसवाइफ होते हैं, जो घर में औरतें होती हैं वो, या वो स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज होते हैं, 12th कर रहे हो, 10th कर रहे हो या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो और ज़्यादा वो पढ़ाई अभी नहीं जा पा रहे हो। वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर पैसा कमाने की जो चाहत है वो अब आ गई है, वो स्टडी से थोड़ा दूर जाने लगे हैं। तो इसी तरह के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि इनकी अपनी एक पूरा एक टीम बिल्डअप हो जाता है। आप अगर इनसे सवाल पूछ रहे हैं या ये आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, अगर आप इनसे कन्विंस नहीं हुए तो ये आपको कहेंगे कि हमारे सीनियर से बात करिए। अब ये आपको कन्विंस करेंगे, अगर ये आपको कन्विंस नहीं कर पाए तो ये आपको कहेंगे कि आप हमारे सीनियर से बात करिए। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो चलता है और धीरे धीरे जा करके वो अपर तक जाता रहता है और किसी हालत में ये कोशिश होती है कि आपको किसी तरीके से कन्विंस करके इसमें आपको जोड़ दे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है, इनका जो मेन प्रोसेस होता है पूरा वर्क का वो कैसे होता है, जुड़ता क्या है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि फिर ये गलत क्या है इसमें। सारी कंपनियां चाहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिके, ये भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना, और प्रोडक्ट बेचने के लिए ये कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट भी हम ही से खरीद लीजिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, अब मैं आपको एक नॉर्मल जो बिजनेस है वो समझाता हूं। मान लिया जाए ये मेरी कंपनी है और ये कंपनी मान लिया कोई एक साबुन बनाती है। अब ये कंपनी जब साबुन बनाएगी तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, उसके बाद ये नॉर्मल सेलर के पास जाता है, फिर हम लोगों के पास एक आम आदमी इसको खरीद पाता है। ठीक है। अब ये साबुन जो है ये मैंने बनाया है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है? साबुन बेचना या बहुत सारे दुकान जो है हमारे साबुन के वो खड़ा कर देना या बहुत सारे साबुन बेचने वाले को बना देना। तो हमारा मेन मोटिव है साबुन बेचना, और इसी मेन मोटिव को सामने रख करके हम कुछ सेल्समैन्स को भी हायर करते हैं। लेकिन उस सेल्समैन से भी हमारा जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि आपको हमारे सामान का ट्रायल देना है। ठीक है। तो यहां ये कंपनी क्या बेच रही है? ये कंपनी ये साबुन ही बेच रही है, क्योंकि इस कंपनी का मेन फोकस इस साबुन पे है। तो चूंकि इस कंपनी का पूरा जो भाग दौड़ है या जो पूरा इस कंपनी का जो बेस है, बुनियाद है, वो इस साबुन के बेचने पर है। तो इस कंपनी का चलना या डूब जाना, इस कंपनी का अच्छा करना या बुरा करना, ये डिपेंड करता है इस साबुन पर। तो ये कंपनी क्या करेगी? इस साबुन को बेहतर बनाएगी। ठीक है। अब आ जाइए इस तरह की कंपनी पर। इस कंपनी का मेन मोटिव जो होता है वो अर्निंग ही होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये अपने प्रोडक्ट पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है जितना ज्यादा ये अपने जुड़ने वालों पर ध्यान देती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रोडक्ट्स की सेलिंग नहीं होती है। इसका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद सके। तो प्रोडक्ट तो यहां भी बिक रहा है, लेकिन यहां मोटिव क्या है? यहां मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहें। अब मैं फर्क बताता हूं कि इसमें गलत क्या हो जाएगा। गलत इसमें यह होता है कि यहां जब हम लोगों ने ये जो बिजनेस किया, यहां जो हमने बिजनेस किया, तो इस बिजनेस का पूरा जो मामला था वो हमारे साबुन पे था। यहां इस बिजनेस का जो पूरा मामला है वो लोगों के ऊपर है। लोग जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे, इस कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होता जाएगा। तो इस कंपनी की प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, तो ये कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देगी। इस कंपनी का जो पूरा ग्रोथ है वो प्रोडक्ट के ऊपर है, तो ये कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देगी। हां, अब आ जाइए इस चीज पर कि अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह की स्कीम चलाती जरूर है, बट उसके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं। तो वो जहां लोगों को जोड़ रही होती है वहीं वो प्रोडक्ट भी अच्छा बना रही होती है, तो वो इस तरह के फ्रॉड से निकल जाएगी। वो कंपनियां इसमें शामिल नहीं होंगी। यही तरीका है। चले, तो इस कंपनी का जो बिजनेस का तरीका है वो मैंने आपको अभी समझाया कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है और वो प्रोडक्ट के थ्रू अपना इनकम कर रही है, वो पूरा जोर जो है अपना वो प्रोडक्ट पर देगा। जो कंपनी का मेन मोटिव होता है, क्योंकि उसकी पूरी अर्निंग डिपेंड होती है उन लोगों पर जो नए नए उस कंपनी में जुड़ रहे हैं,
मेंबरशिप या स्टार्टर पैक, या आप कह लीजिए कि कुछ तेल साबुन खरीद के प्रोफाइल नया नया क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा ध्यान देगी उन्हीं चीज़ों पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। अब इसमें इस तरह की जो कंपनियां, मैंने भी बताया कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। वो एक तरफ तो अपने प्रोडक्ट पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा रहे, और दूसरी तरफ वो लोगों को जोड़ने पर भी। तो क्या वो गलत है, उस पर हम अभी बाद में, अभी तो मैंने गलत सही नहीं कहा है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी अपनी समझ है उसके हिसाब से, मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। तो फिर भी जितना था उसके हिसाब से मैंने समझाया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा फर्क जो है आप समझ लीजिए नॉर्मल कंपनी में और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। आमतौर पे जो मैंने पहला आपको बताया जो डिफरेंस है वो यही है कि ये कंपनियां टोटली फोकस्ड होती है अपने प्रोडक्ट पर। इनका मेन टारगेट जो होता है वो कंज्यूमर होता है ज़रूर है, बट प्रोडक्ट के थ्रू होता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कंपनी लोगों तक प्रोवाइड कर सके, ताकि लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान खरीद सके। उसके लिए ये लोग जो है अलग अलग एरिया में अपनी दुकानें खुलवाते हैं, अपना स्टोर खुलवाते हैं, अपने सेल्समैन्स को हायर करते हैं, पर मेन टारगेट इनका होता है प्रोडक्ट। दूसरा, ये जो कंपनियां इनका मेन टारगेट लोग होता है, और ये इनकी पूरी इनकम बेस्ड होती है, इस कंपनी का पूरा प्रॉफिट बेस्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सामान खरीद सके। सामान यहाँ भी बिक रहा है पर मोटिव लोगों को जोड़ना होता है, सामान का जोड़ना नहीं होता है। इस कंपनी में हर एक आदमी की अगर हम बात करें जो लेवल जुड़ा हुआ है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन, उसकी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसकी अपनी एक सैलरी होती है। यहाँ इस कंपनी में आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं होती है, बल्कि आपकी पूरी इनकम फिक्स होती है उन चीज़ों पर जो जितना ज़्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह चीज़ है, खैर वो एक अलग बात है। तीसरी चीज यह है कि यहां इस कंपनी के अंदर वो लोग जुड़ पाते हैं जो वाकई में एलिजिबल होते हैं, उस फील्ड में होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो एक पार्टिकुलर एरिया में वो माहिर होते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझ कर आया है और वो फिर उस कंपनी में अपनी इंजीनियरिंग के स्किल से उसको आगे बढ़ा रहा है। कोई जो है वो लॉयर है, या कोई भी जो एक मतलब पूरा एक टीम होता है किसी कंपनी का, मैन्युफैक्चरर से लेकर उसको बेचने वाला, मार्केट को समझने वाला, सारा चीज़ वो अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर होता है और उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। वो उस कंपनी के जो होती हैं ग्रोथ में एक पूरा एक जो उनका अपना एक रोल होता है, अहम रोल होता है। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं यहाँ ज़्यादातर जो नीचे जुड़ने वाले जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो हाउसवाइफ होते हैं, या 10th 12th पास किए स्टूडेंट होते हैं, या जो एवरेज होते हैं, या बहुत ही वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास अपना एक जो क्वालिफिकेशन होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, इनके पास अपना जो है वो हाई स्किल नहीं होता है। तो ये भी इनडायरेक्टली इस कंपनी से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली इस कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, और इनको ये याद बताया जाता है कि देखो आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप जो हैं हमारे इस कंपनी का हिस्सा है। तो इनके ये एहसास दिलाकर इनको ज्वाइन किया जाता है, डाला जाता है। और ये चूंकि वो उस हायर क्वालिफिकेशन को अचीव नहीं कर रहे होते हैं तो इनको यहाँ लगता है कि हमको यहाँ अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है, और इनके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स को सेट रखा जाता है कि देखो क्वालिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग 10th और 12th पास होते हैं पर वो बहुत आगे चले जाते हैं। इस तरह से इनको मोटिवेटेड रखा जाता है। अब मैं आता हूं इसके नुकसान के ऊपर। अभी भी वो कंपनियां इससे निकली हुई हैं जो कंपनियां गलत प्रोडक्ट नहीं बनाती, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, पर काम चूंकि उनका MLM टाइप का ही है, तो अब जो कॉमन बात है वो मैं इसमें बता रहा हूं जो उस कंपनी को भी शामिल करता है। ये लोग कंपनी को जब ज्वाइन करवाते हैं तो हर ज्वाइन करने वाले को मोटिवेट करते हैं ये, और इनके मोटिवेट करने का एक जो डेंजरस तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए और खुद उस जुड़ने वाले के लिए नुकसानदेह होता है। कैसे होता है, ये बताते हैं कि देखो अभी तुम जुड़ रहे हो तो जो लोग तुमको इससे रोके ना वो तुम्हारे लिए विलन है, वो तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कुव्वत है आगे बढ़ने का, पर ये लोग तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये लोग तुमको कमाने नहीं दे रहे हैं, अर्न नहीं करने दे रहे, तो इन लोगों से दूर रहना है तुमको। तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग इस चीज के खिलाफ बात करेंगे उनको टारगेट किया जाता है कि तुमको इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो तुमको आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। एक तरफ तो वो ये करते हैं, दूसरी तरफ एक होपलेस, जो मतलब मैं कहूँ एक यूजलेस होप उस बंदे को दिया जाता है जो उससे जुड़ता है। ऐसी उम्मीद दी जाती है, जिस उम्मीद, ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं जो ख्वाब वाकई में पूरा होने वाला नहीं है। न जोड़ने वाले को उसके ख्वाब से कोई मतलब है। मान लिया जाए कि इस आदमी ने इसको जोड़ा है, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कामयाब होता है या नहीं होता है, इसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि इसके जोड़ने के बाद मैं कामयाब होता हूं कि नहीं होता हूं। ये जोड़ते वक्त दिखाता जरूर है कि मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं, आपका बेनिफिट होगा और ये होगा वो होगा, बट ये अपने फायदे के लिए इसको जोड़ रहा होता है। एक बार आप जुड़ गए और इसके प्रोफाइल में एक बैच आ गया, उसके बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गरीब हो रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ये सिस्टम है, ये ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ अच्छे लोग हों तो वो सोच सकते हैं आपके बारे में, बट आम कॉमन जो रूल है वो यही है, हर आदमी अपना सोचता है। तो ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो आपको बहुत एक झूठी उम्मीद दे करके जोड़ देते हैं, झूठ मूठ का एक जो है वो ऐसे इवेंट्स में आपको बुला करके दिखा देते हैं, और आपको एक ऐसा जो है वो लाइफ बना देते हैं इसके जुड़ने के बाद कि आपको हर उस आदमी से दूर भागना पड़ जाता है जो आपको सही मशवरा देगा और इससे आपको बचने के लिए कहेगा। अब आते हैं, क्योंकि ये बात मैंने पहले कह दी, इसको असल मुझे बाद में कहना था कि इससे फायदा है या नहीं है। तो यहां मैंने आपको एक दिखाया कि यहां फायदा कुछ लोगों का होता है, ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है। मान लिया जाए कि 100% में से 10% लोगों को बहुत फायदा होता है, 90% लोगों को हमेशा नुकसान होता है। वो जहनी तौर पर परेशान होते हैं, जिस्मानी तौर पर परेशान होते हैं, और उसके बाद जो है वो माली तौर पर भी बहुत लोगों को नुकसान पहुंचता है। इससे फायदा ज्यादा नीचे वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी अर्निंग जो होती है वह आपके स्किल पर बेस्ड नहीं होता है, इसकी अर्निंग जो होती है बस इस चीज पर बेस्ड होता है कितना से ज्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। और एक बार आपने जोड़ दिया, वो कुछ सामान खरीद कर इससे जुड़ गया, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो उसके ऊपर है कि वो आप कैसे आप सामान जो पैसा लगाया है उसको वो हासिल करें। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब आते हैं हम लोग इस्लाम के हिसाब से कि क्या इस्लाम में ये चीज़ें, इस तरह के बिजनेस जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। देखो, हम हराम हलाल की तो कैद लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ना ज़्यादा अभी इस्लाम मालूम है, ना ज़्यादा हमको बिजनेस मॉड्यूल मालूम है। लेकिन कुछ बातें इस्लाम वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, जिससे ये होगा कि इस कंपनी का, जहां तक मुझे समझ में आया है, और वो मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आया, मुझे ये समझ में आया कि हम इसको समझ ही नहीं सकते ईजिली। कैसे नहीं समझ सकते वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, मिसाल के तौर पर इस एक कंपनी ने ये तेल बनाया, एक साबुन बनाया, ठीक है, और इसकी प्राइस इसने, यानी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इसका 20 रुपया पड़ा। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी इसको 20 रुपये में नहीं बेच सकती, क्योंकि 20 रुपये तो इसकी लागत ही है ना। तो ये कम से कम प्रॉफिट वगैरह जोड़ करके ये कंपनी इस प्रोडक्ट को 30 रुपये में बेचेगी। अब ये कंपनी कह रही है कि आप 30 रुपये पे करके मुझसे जुड़ जाइए। अब ये आदमी 30 रुपये दे करके एक साबुन खरीद लेता है और इस कंपनी से जुड़ जाता है। ठीक, अब इस आदमी को कहा जाता है कि आप ज़रा 2 और लोगों को कहिए कि आप भी साबुन खरीदिए। तो जब ये दोनों भी 30-30 रुपये दे करके साबुन खरीदेंगे, तो मैं आपको जो है इन दोनों के जो 30-30 रुपये आए हैं उसमें से 2-2 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन जुड़ा था, इसको उन दोनों के खरीद से 2-2 रुपये आए, तो 4 रुपये आ गए। और अब ये जो कंपनी था, इसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये जो कंपनी था उसको पहले तो 30 रुपये आया था इस आदमी से, अब इससे और इससे आया 30-30 रुपये, तो इसको टोटल आ गए कितने रुपये?
इसको टोटल आ गए 90 रुपये। इस 90 रुपये में से इसने क्या किया, इस कंपनी ने ये 4 रुपये बतौर कमीशन इसको दे दिया। तो अब इसके पास टोटल जो है वो 86 रुपये है। इसके पास टोटल जो है वो 86 रुपये है। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो हो सकता है मैं भी गलत समझ गया हूं, पर चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये कंपनी एक्चुअल में कैसे वर्क कर रही है ये किसी को नहीं मालूम होता, इसके जुड़ने वाले लोगों को भी नहीं। उनको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए एक अजीबोगरीब एग्जाम्पल्स और जवाब दिए जाते हैं, बट एक्चुअल में ये कंपनी कैसे अर्न कर रही है, इसका पूरा बिजनेस सेटअप कैसा होता है, ये किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ हायर लोगों को पता होता है, क्योंकि एक्चुअल में वही लोग इसको पूरा सेटअप करते हैं। जुड़ने वाले को बस बहुत लेस जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ एक कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। अब आपने देखा कि इस कंपनी ने 86 रुपये कमाए। अब इसको कहा जा रहा है कि आप दो लोगों को, आप और लोगों को जोड़िए। मान लिया जाए कि अब इस आदमी ने 3 लोगों को जोड़ दिया, ठीक है, 3 लोगों को जोड़ दिया। तो 3 इसने फिर 30-30 रुपये दिए, तो फिर इसने क्या किया, 90 रुपये दिए इसको 90 रुपये मिले। अब चूंकि ये 3 लोग इसको जुड़े हैं तो सेकंड वाले को इन तीनों से 2-2 रुपये आए, तो इसको जो है वो 6 रुपये आ गए, नहीं तो ये, हाँ, इससे 6 रुपये आ गए। इस कंपनी के पास, अच्छा इसको पहले हम इसको हम दे देते हैं, क्योंकि 90 कितना हो जाएगा ये, 6 और 116 शायद, सॉरी ये 176, चलिए 176 रुपीज़, 176 रुपये इसके पास आ गए, इस कंपनी के पास आ गए। तो इस कंपनी ने इनका तो कमीशन दे दिया 2 रुपये। अब चूंकि ये, हाँ, दूसरे जो लोग थे जो ये, या एक मिस्टेक यहाँ से शायद डिलीट हो गया है, इन्होंने जो ये 3 लोगों को जोड़ा था, इनको भी अब ये 2 रुपये इनका मिल जाएगा। तो अब एक और बना लीजिए सी, इनको भी इसने जोड़ा था 3 लोगों को, तो इसको भी मिल गए 6 रुपये। तो अब इस कंपनी को, ये जो कंपनी है, इसको क्या करना पड़ा, 6 रुपये इसको देने पड़े हैं, यानी सॉरी 10 रुपये इसको देने पड़े हैं और 6 रुपये इसको देने पड़े हैं। तो इसका टोटल जो इसको इनकम हुआ था वो 180 रुपये हुए थे, ठीक है, 180 रुपये हुए, क्योंकि ये 390 इसका आ गया, फिर 3 ऊपर का था, तो 180 रुपये हुए। उसमें से इस कंपनी ने 10 रुपये इनको दिया और 6 रुपये इनको दिया, ठीक है। अब आप ये सोचिए, अगर ये जुड़ता जाएगा, ये चैन बनता जाएगा और ये लोग प्रोडक्ट खरीदते जाएंगे और उस प्रोडक्ट के परचेस पर कमीशन देते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि कंपनी को जो है वो नुकसान हो सकता है। कैसे? क्योंकि कंपनी ये जो खरीद रहा है इसका कमीशन इसको दिया जा रहा है, उससे ऊपर है तो उसी प्रोडक्ट का कुछ कमीशन इसको भी दिया जा रहा है, उससे कुछ ऊपर वाले को भी उसी प्रोडक्ट का कमीशन दिया जा रहा है। इस तरीके से ये चैन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर 10 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं और 10 लोग जुड़ गए और सबको आप 1-1 रुपये दे रहे हैं, तो कंपनी को बचेगा 0 रुपये। और जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी इस तरह से नुकसान नहीं करवाती है अपना। तो कुछ ना कुछ तो इस बीच में जो है वो छुपा हुआ है, हिडन है, जो नहीं पता चलता है। और वो इसलिए पता नहीं चलता है कि कंपनी का एक्चुअल जो मकसद होता है वो प्रोडक्ट बेचना होता ही नहीं है, और कंपनी का एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि अगर कंपनी का एक्चुअल बेनिफिट प्रोडक्ट के ऊपर होता तो वो कंपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस को डील करता, बट यहां कंपनी का जो पैसा है, वो जो मेन फोकस है, उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि उससे जो लोग जुड़ रहे हैं उसके ऊपर है। इसलिए वो प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में लाता है कि लोगों को एक्चुअल में ये फील होता है कि वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं कि वो इस कंपनी को अपना पैसा दे रहे होते हैं, जो कंपनी उनके पैसे लेकर कहीं और लगाती है और उसका कुछ कमीशन जो है वो इनको दिया जाता है। तो कंपनी प्रोडक्ट के आड़ में वो यही काम कर रही होती है। जो इलीगल था
तो वहाँ सिर्फ पैसे का लेन देन था, तो पैसे के लेन देन से बचने के लिए उसने ये स्कीम शुरू किया कि हम पैसे लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो बात ख़त्म हो गई। अब आ जाइए इस्लामिक व्यू में। हो सकता है कि ये पूरी चीज़ें मैंने गलत समझाई हो, क्योंकि मुझे जब मैं इसको समझ रहा था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि कंपनी काम कैसे कर रही है और इस कंपनी का पूरा प्रॉफिट डिसाइड कैसे होता है। अगर किसी कंपनी से करोड़ों लोग जुड़ जा रहे हैं तो वो करोड़ों में अगर मान लें कि वो कंपनी 1 लाख लोगों को भी कमीशन दे रही है, तो दे कैसे रही है, तो वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था उसके अंदर। अब आ जाइए कि इस्लामिक व्यू से ये सही है या नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक उसूल बता देता हूँ। मैं ना कुरान की कोई आयत पेश करूँगा ना हदीस, क्योंकि उसका मुझे ज़्यादा नॉलेज फ़िलहाल नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आया इस्लामिक बिजनेस वो ये कि सेलर बाय और एक होता है मुश्तरी, जिसको कहते हैं बायर। ठीक है, सेलर बेचने वाला, बाय और बायर खरीदने वाला, यानी मुश्तरी खरीदने वाला। इस्लाम कहता है दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा डील आप कर रहे हैं जिसमें इन दोनों में से किसी एक का नुकसान नहीं हो रहा है, वो एक उसूल में, इसके अंदर फिर बहुत सारी गहराई है, लेकिन जो इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है खरीद बिक्री का वो यही है कि ना खरीदने वाले को कुछ नुकसान होना चाहिए, ना बेचने वाले को कुछ नुकसान होना चाहिए। और जब मैं बात नुकसान की कर रहा हूं तो वो चाहे जहनी नुकसान हो या माली नुकसान हो या बदनी नुकसान हो, वो सारे नुकसान इसके अंदर आ जाएंगे। चाहे वो ईमान का नुकसान हो, किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो यकीन का, ईमान का, जिस्म के, रूह का, किसी भी तरह का नुकसान हो, वो इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एक बात तो ये। दूसरा, इस्लाम का ये उसूल मिजाज है। इस्लाम ये चाहता है कि बेचने वाला जो है या खरीदने वाला वो एक दूसरे के सपोर्ट के मिजाज के साथ बेचे और खरीदे। तो इस्लाम इंटरनली खरीद बिक्री को भी जो इबादत में शामिल करता है, उसके बहुत सारे जो रीज़न है, उसमें से एक रीज़न ये भी होता है कि आपसी भाईचारा जो है वो बरकरार रहे। तो हर आदमी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए भी काम करे। अपने फायदे के लिए सामने वाले को नुकसान पहुंचा देना ये इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। हमको बेनिफिट हो जाएगा और सामने वाला चाहे जैसा भी हो उसको कुछ भी नुकसान हो, ये जो है ये इस्लाम के बिजनेस के खिलाफ है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस्लाम उसी बिजनेस को पसंद करता है जिस बिजनेस की कम से कम जानकारी मौजूद हो, ताकि एक आदमी अगर उस बिजनेस में शामिल हो रहा है तो उस बिजनेस के बारे में उसको मालूम तो हो। इसका पैसा आता कैसे है, पैसा कैलकुलेट कैसे होता है, पैसा बंटता कैसे है, सामान क्या बन रहा है, सामान की अर्निंग कैसे हो रही है, उसको डिसाइड कैसे किया जा रहा है, वो सारा एटलीस्ट इतना जो बेसिक चीज़ें हैं वो उस आदमी को पता हो उस बिजनेस में जुड़ने से पहले। एक तो ये दूसरी चीज़, 2 चीज़ हो गई। तीसरा, इस्लाम जो है शर्त को मना करता है, यानी आप खरीदने वाला कोई शर्त नहीं लगा सकता है, बेचने वाला कोई शर्त नहीं लगा सकता है। तो शर्त को जो है वो आमतौर पे इस्लाम मना करता है कि आप बेच रहे हैं कोई चीज़ तो कुछ शर्त लगा करके मत बेचिए, खरीद रहे हैं कोई चीज़ तो शर्त लगा करके मत बेचिए, बल्कि जब दोनों कंप्लीटली सेटिस्फाई हो तो दोनों के पास अपना इख्तियार, अपना ऑप्शन और चॉइस मौजूद हो कि भाई हमको लेना है आपसे या नहीं लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई है। उसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं, मैं उसको अलग तरीके से जोड़ के बताता हूं। इस्लाम बिजनेस को, तिजारत को ज़रूरत ज़िंदगी बताता है, मकसद ज़िंदगी नहीं बताता है। गौर से याद रखिए, इस्लाम तिजारत को ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है वो सिखाता है, तिजारत को मकसद नहीं बनाता है कि यही अब आपका मकसद है। इसीलिए जो तिजारत आपको इबादत से रोक दे, इस्लाम से रोक दे, वो तिजारत कभी भी आपको फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, एक अलग बात हो जाएगी। वो इस्लाम की निगाह में हमेशा नाजायज़ होगी, चाहे आप वो जायज़ चीज़ ही क्यों ना बेच रहे हो, खरीद रहे हो। अगर उसने आपको नमाजें छोड़वा दी, अगर उसने आपको यकीन आपके अंदर से निकलवा दिया, ईमान आपके अंदर से निकलवा दिया, सुन्नत और आपके अंदर से इस्लामी अहकाम और उसूल निकलवा दिए, तो वो बिज़नेस चाहे कितना भी जायज़ हो, अब आपके लिए वो बिज़नेस जो है वो नाजायज़ हो जाएगा। ये 3-4 चीज़ें हैं, और अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। मैंने इसका कोई नोट्स तैयार नहीं किया है वीडियो का, डायरेक्टली जो जहन में है वो बता रहा हूँ। अब इन उसूलों के बिना पर आप हर कंपनी को रख करके तय कर लीजिए।
MLM, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा बनाता हो या नहीं, क्या उस बिजनेस का ये मॉड्यूल है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का नुकसान ना हो? तो बिल्कुल नहीं। बल्कि यहां तो सिस्टम ये है कि बस आप हमसे जुड़ जाइए, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप जुड़ते रहिए, हमको आपसे ज्यादा मतलब अब नहीं है। यहां हर आदमी अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करता है, चाहे वो कितना भी मीठी बात कर ले, चाहे वो जितनी भी दूसरी दलील दे दे, मेन मोटिव इंसान को जोड़ने का यही होता है। क्योंकि वो जान रहा है ना कि मेरा अर्निंग जो है वो कमीशन के ऊपर है, और कमीशन तब है जब हम सामने वाले को जोड़ सकते हैं। तो आप मेरी अर्निंग उस सामने वाले के जुड़ने और ना जुड़ने पर बेस्ड है, तो हम उसको जोड़ ही देंगे, चाहे जितना भी झूठ सच हमको बोलना पड़े। इस्लाम इस बिजनेस को मना करता है कि तुम अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसको धोखे में नहीं डाल सकते हो। तुम अपने फायदे के लिए उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाए और उसको वो फंस जाए, फिर वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए किसी और को नुकसान पहुंचा दे, तो ये एक तरह से धोखे का पूरा एक बिजनेस चल पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार लोग इस पूरे बिजनेस को ही फ्रॉड कहते हैं, क्योंकि ये असल में धोखा ही है। हर आदमी अपने अपने गाड़ी खरीदने के लिए दूसरे को गाड़ी का ख्वाब दिखा देता है और उसके कमीशन से वो खुद गाड़ी खरीद लेता है। तो एक आदमी की मेहनत का फायदा दूसरे को होता है। साफ लफ्जों में ये हुआ पहला उसूल, गलत हो गया। दूसरा उसूल मैंने बताया आपको, बिजनेस में जुड़ने के लिए उसके जानकारी मौजूद होनी चाहिए, कम से कम इतना कि आदमी को पता रहे कि गलत हो रहा है या नहीं, पैसा कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, यह कम से कम मालूम होनी चाहिए। यहां किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, बल्कि बस यहां पर आपको कुछ ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, कुछ बड़े लोगों की इनकम दिखा दिए जाते हैं, और आपको छोटा सा काम दे दिया जाता है कि बस और लोगों को जोड़िए, जितना जोड़िएगा आपका बैच बढ़ता जाएगा, आपको फायदा होता जाएगा। ये होता है। तो ये भी तीसरा रूल भी जो है नुकसानदेह। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, इबादत को लेकर के कि कोई भी तिजारत जो है वो, हाँ, नुकसान मैंने बताया था, जहनी, जिस्मानी या कल्बी, किसी भी तरह का। ये बिजनेस वाकई में नुकसान पहुंचाता है जहनी तौर पर। इस तरह से जहनी तौर पर नुकसान पहुंचाता है कि अगर आपसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो आपको बार बार डर लगता रहेगा, आपको बार बार नुकसान जो है वो फील होता रहेगा, और आपके अंदर एक बेचैनी और एक जो है वो नफ्सियाती उलझन आपके अंदर। ये सबके साथ कॉमन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम पैसा दिए तो सामान तो खरीद लिए ना, तो नुकसान क्या हुआ, सामान तुम्हारे पास आ ही गया। मैं उनको लेकर के नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बड़ा ख्वाब देख करके इसमें ज्वाइन करते हैं, तो वो जब नहीं देख पाते हैं कि हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, फिर इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जो लोग इसी पर पूरा उम्मीद बांध चुके होते हैं, उनके लिए फिर इससे जो है निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आ जाइए चौथे नंबर पर। चौथा नंबर मैंने बताया था इबादत से रोक देना। आप देखिए, अक्सर जो लोग इसमें घुसे हुए हैं वो इस्लाम 5 वक्त की नमाज तो बहुत दूर की बात है, जुमा की भी नमाज पढ़ने की फुर्सत उनको नहीं मिलती है। और ये मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, ये सिर्फ गेस नहीं है। हमारे करीब में बहुत से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, मुसलमान हैं, और मैंने उनको देखा है, वो जब भी बात करते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के, जिसके पास भी बैठते हैं ये इसी चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और नमाज से या शरीयत से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब इतनी बात तो हो गई। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तजर्बा बताता हूं जो मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से पूरी ये वीडियो बनी है। मेरे एक स्टूडेंट थे जिनको कोई इस तरह की चीज़ों में जोड़ना चाह रहे थे। उन स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं इसमें जुड़ूं या नहीं जुड़ूं। तो मैंने पहले ही बताया कि मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म जो है वो नहीं है। जो तजर्बा मैंने देखा था, लोगों को अपने आसपास देखा है, इसमें जुड़े हुए लोग कितना ज़्यादा डिस्टर्ब, परेशान या क्या क्या होते हैं, उस बिना पर मैंने उस बहन को कहा कि आप इसमें शामिल ना हो। इस तरह की चीज़ें, ये ख्वाब बहुत बड़े दिखाते हैं, हकीकत में इनको आपकी परवाह नहीं होती है, अपनी परवाह होती है, ये अपने लिए करते हैं। इस तरह की चीज़ों में शामिल ना हो। तो वो जिनके थ्रू उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने उनको बताया कि मुझे नहीं जुड़ना है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सीनियर को फ़ोन लगाया कि ज़रा आप मेरे सीनियर से बात करिए। उन्होंने मुझे कॉल किया, वो भी मुसलमान थे माशाअल्लाह।
उन्होंने कॉल किया। अब वो मुझे अलग अलग तरह की दलाइल जो हैं वो देने शुरू कर दिए। हालांकि वो दलीलें, वो एग्जांपल्स बिल्कुल भी इस बिजनेस मॉड्यूल के साथ नहीं था। मैं उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि आपका बिजनेस का तरीका क्या है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कितना कमीशन मिलेगा, कैसे एक प्रोडक्ट बिकता है, उस प्रोडक्ट के लिए आपको दूसरे लोगों को कमीशन मिल जाता है। वो पूरा मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के बजाय वो अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हैं वो देते रहे। उसका उन्होंने हवाला दिया कि बहुत सारे आलिम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मौलाना जुड़े हुए, उन्होंने तो गलत नहीं कहा। तो मैंने शुरू में जो एक बात बताई कि कोई आलिम किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके सामने वो सारी बातें आ गई हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, जब बच्ची ने कहा तो मुझे पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा, तजर्बा करना पड़ा, जो लोग जुड़े हुए हैं इससे उनसे बार बार जाके पूछना पड़ा। पूछने के बाद मैं एक नतीजे पर निकला कि इसके ये जायज़ नाजायज़ तो बात की बात है, फ़ायदा इसमें बहुत कम है। 100 में से 90% लोग फंस जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, उनको ज़्यादा ख्वाब बहुत बड़ा देखते हैं और जहनी तौर पे वो टूट जाते हैं जब नहीं पूरा हो पाता है। तो इसीलिए तो मैंने उनसे कहा कि आप ये ना करें। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो कहीं हराम नहीं लिखा है, किसी आलिम ने नहीं कहा। तो मैंने उनको कुछ उलमा, ऐसा नहीं कि हमारे उलमा ने इस पर किताब मिल गई, बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इन चीज़ों पर एक मुनज़्ज़म तहकीक के मुताबिक पूरी किताबें लिखी हैं कि मुझे लगता है कि जितना बारीकी से और जितनी गहराई से उन्होंने किताबें लिखी हैं, खुद जुड़े हुए जो बड़े बड़े सीनियर होंगे उनको भी नहीं मालूम हुआ कि बिजनेस ऐसे वाकई में काम कर रही थी। बहुत ऊपर तक जाकर के उन्होंने वो पूरे बिजनेस को समझाया और उसके बाद इस्लामी पस मंज़र से उसको जो है वो नाजायज़ करार दिया है या जायज़ करार दिया, जो भी दिया है। तो मैंने उनके कहा कि आप मैंने उनको किताब के नाम बताएं, उलमा के नाम बताएं कि आप इनकी किताबें पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये किताब पढ़ते रहेंगे, हमको बहुत कुछ करना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप एक तरफ इस्लाम का हवाला दे रहे थे, मैंने कहा कि आप इस्लामी नज़र से देखिए, तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम की किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ठीक है, आप कुछ बड़े आलिम से बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका ही वक्त नहीं है। तो अब आप देखिए कि क्या होता है, एग्रेसिव जो कमेंट होता है वो कैसे होता है। एक तरफ उन्होंने कहा, जब उनके जो नॉर्मल लोग थे उनको समझ में नहीं आया मेरा सवाल, तो उन्होंने अपने सीनियर के पास भेज दिया उस सवाल को। लेकिन जब मैंने हवाला दिया कि ठीक है आप किसी बड़े उलमा से आप भी बात करें, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मौलवी लोग यही करते हैं, किसी को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। हालांकि ये आगे बढ़ना नहीं है, ये आपको बचाना है, क्योंकि इससे आप फंस करके हर चीज़ों से दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे इबादत से दूर, हर चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। तो ये एग्रेसिव, अब यहाँ के बाद उन्होंने एग्रेसिव कमेंट जो है उन्होंने शुरू कर दिया, एग्रेसिव जो है वो बातें करनी शुरू कर दी, पूरे गुस्से में आ गए, उलमा को बुरा भला कह दिया, किताबों को बुरा भला कह दिया और बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगा कि अब ये बहुत आगे चले जाएंगे बुरा भला कहते कहते, तो मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत दिनों तक सोचा, पढ़ा, इसको समझने की कोशिश की जहाँ तक इसको मैं समझ सकता था। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात की, उनके ज़ाती ज़िंदगी को मैंने करीब से देखा कि वाकई में ये उस तरह की अर्निंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कुछ उलमा भी जुड़े हुए थे, उनसे भी बात की, उनसे भी मैंने पूछा कि कैसे है, आपको क्या क्या बताया गया, क्या क्या समझाया गया। फिर जो कुछ मजमून जो है वो नदवा से निकला था इसके लिए, इस तरह की स्कीम्स के लिए, जिसमें एक एमवे कंपनी है जिसका बड़ा नाम आया, वो सारे मैंने मजमून पढ़े। और उसके बाद जाकर के मैंने सोचा कि इसके एक मुनज़्ज़म वीडियो जो है अपने इल्म के हिसाब से बना दी जाए, ताकि मुझे जितना समझ में आया। देखिए, मैं बिज़नेस को समझाने में गलतियाँ कर चुका हूँ, हो सकता है बिज़नेस के मॉड्यूल को समझाने में, उसको एक्सप्लेन करने में गलती कर चुका हूँ, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि इस बिज़नेस के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदा कम है। और इस्लाम इसको चाहे नाजायज़ ना भी कहे, लेकिन इस्लाम इस तरह के बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करता है जिसमें किसी भी इंसान का ज़रा सा भी नुकसान हो जाए। नेचुरल जो नुकसान है वो एक अलग चीज़ होता है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली और वो अर्थक्वेक में तबाह हो गई, या प्रोडक्ट उसका ख़राब हो गया, नहीं भी, वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन ये जो बिज़नेस है ना, ये नुकसान के हिसाब से ही खोला जाता है, क्योंकि यहाँ किसी को आपकी नहीं पड़ी होती है, सबको अपनी पड़ी होती है। खुदगर्जी का एक मिजाज जो है ये शुरू करता है और खुदगर्जी में इतना आगे बढ़ा देता है कि जो लोग इससे मना करने वाले होते हैं उनके ऊपर ही तनकीदें होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगा, जो लोग आप जुड़े हुए हैं खुद तजर्बा करके देखें कि जितने ख्वाब दिखाए गए हैं वो हैं, इनमें से कोई एक चीज़ का नुकसान भी आपको हो रहा है। आप ज़्यादा अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त इसी में तो नहीं लगा रहे। मैंने जो कहा था कि तिजारत ज़रूरत ज़िंदगी होता है, मकसद नहीं होता है। तो कहीं और लोगों को जोड़ना और पॉइंट बढ़ाना, बैचेस क्रिएट करना,
जो है अर्निंग, खूब कमीशन लेना, ये आपका मकसद तो नहीं बन गया? क्योंकि अगर ये मकसद बना है तो फिर जाहिर सी बात है जो असल इंसानी मकसद है, इबादत और ज़िंदगी को बेहतर गुजारना, अपने मालिक के बनाए हुए रास्ते की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी पर गुजारना और उस रास्ते पर चलना, उससे आप भटक जाएंगे। क्योंकि मकसद ज़िंदगी में एक ही होता है और वो स्टेप बाय स्टेप उस पर जाता है आदमी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मैंने गलत भी कहा हो, कम अकल हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत भी समझा दिया होगा, तो उसके लिए माफ़ कर दे। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो यही है कि इस बिज़नेस का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। जायज़ नाजायज़ की मुझे ना तो इख्तियार है और ना मेरे पास उतना इल्म है कि मैं डायरेक्टली इसको हराम कह सकूँ या इसको हलाल कह सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।